नमस्कार दोस्तों, हम लास्ट लेक्चर में पी ब्लॉक में पढ़ रहे थे ऑक्सीजन। इस लेक्चर में मैंने बता दिया था कि हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, ओजोन। तो तैयार हमारा ये लेक्चर भी कर रहे हैं हम स्टार्ट, और हमें बात करनी है इस लेक्चर में ओजोन के बारे में। डिटेल डिस्कशन हम यहाँ करने वाले हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ चीज़ों को। सबसे पहले देखिए ओजोन एक्चुअल में क्या है। ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है। ओजोन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, O3। इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये जो ओजोन है वो वास्तव में ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, एलोट्रॉप है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जो कि कहाँ पर पूछते हैं, इसको स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। ये अपर रूप कौन से होते हैं, एक ही तत्व के बहुत सारे रूप होते हैं जो गुणों में फर्क रखते हो। ऑक्सीजन का एक रूप O2 है, ऑक्सीजन का एक रूप O3 है। ये दोनों तत्व ही हैं और ऑक्सीजन के दो रूप हैं, इसके गुण और इसके गुण अलग अलग है, तो इनको हम क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। तो ओजोन क्या है, ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है। अगर ये स्टेटमेंट आता है तो इसे आप राइट टिक करेंगे, ये ऑक्सीजन का अपर रूप है। पहली बात तो ये जो आपको याद रखनी है। दूसरा, ओजोन इस वायुमंडल में उपस्थित है, वायुमंडल के ऊपर की जो सतह है वहां पर ही उपस्थित है। ये समुद्र तल से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर इसकी एक परत है जिसे हम ओजोन परत भी बोलते हैं, वहां ये प्रेजेंट है। सी सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर की ओर है। और वहां क्या करता है ये, वहां पर ये ओजोन आई कहां से, वहां पर ऑक्सीजन के अणु क्या बनाते रहते हैं, ओजोन बनाते रहते हैं। और वहां ऑक्सीजन को ओजोन बनने के लिए पराबैंगनी विकिरणों की आवश्यकता होती है। तो वहां क्या होता है, उस परत में जो सूर्य से, सनलाइट से जो पराबैंगनी विकिरणें आ रही है, उन पराबैंगनी विकिरणों को ये अवशोषित करके क्या बना लेते हैं, ओजोन बना लेते हैं। इससे क्या हो रहा है, वो पराबैंगनी विकिरणें अपने यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, तो यहाँ उनकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा नहीं हो रही और उससे हम सुरक्षित है। तो यहाँ ओजोन परत हमें सुरक्षा दे रही है, क्योंकि वो अल्ट्रा वायलेट जो विकिरणें होती है, पराबैंगनी विकिरणें जो हानिकारक विकिरणें हैं, उन्हें वो परत अवशोषित कर लेती है। क्या करती है उस पराबैंगनी विकिरणों का वो परत, वो ऑक्सीजन से ओजोन बना रही होती है। तो वहां सतत रूप से ओजोन बन रही है। ओजोन अत्यधिक स्थायी है, ये भी ध्यान रखना। और ये वापस से टूटकर ऑक्सीजन बना लेती है, ये वापस से बना लेती है। तो वहां एक साम्य चल रहा है ऑक्सीजन और ओजोन के मध्य में। ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अब यहां पर ये सब 20 किलोमीटर ऊपर चल रहा है। जब हम यहाँ पर ओजोन बनाने की बात करते हैं, हम प्रयोगशाला में ओजोन बनाने की बात करते हैं, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, कैसे हम ओजोन बनाएंगे, इस बात को आप समझिए। तो बड़ा आसान सा मस्त वाला काम इसमें होगा। देखिए क्या करेंगे, हम उसी प्रोसेस को दोबारा काम में लेंगे। हमारे यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन है, हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस को भर लेंगे एक पात्र में, और एक पात्र में ऑक्सीजन को भर के और उससे क्या बना लेंगे, उससे बना देंगे ओजोन। अब ऑक्सीजन से ओजोन बने, उसके लिए ऑक्सीजन के अणुओं को टूटना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का एक अणु मैंने लिया, ऑक्सीजन का दूसरा अणु मैंने लिया, और ऑक्सीजन का तीसरा अणु मैंने लिया। तो अब क्या होगा, अब हमें ओजोन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनमें से कुछ अणुओं को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ अणुओं को जब आप यहां तोड़ेंगे, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर आप यहां से कुछ अणुओं को तोड़ेंगे तो मान लो इस अणु को आपने तोड़ दिया, तोड़ते ही ये अणु क्या बन जाएगा, परमाणु। और जैसे ये परमाणु बनेगा, इस परमाणु को हम क्या करेंगे, इस परमाणु को ले जाकर के, ये जो परमाणु बनेगा इस परमाणु को ले जाकर के इससे जोड़ देंगे, और ये जो परमाणु बनेगा इस परमाणु को यहां से ले जाकर के इसको भी क्या करेंगे, इसको उससे जोड़ देंगे। और जैसे ही वहां लेकर के जाएंगे, ये इससे कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और ओजोन बन जाएगा। तो ओजोन कैसे बनता है, ओजोन बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस को एक बंद पात्र में लेते हैं, डिब्बे में, और फिर ऑक्सीजन के जो अणु थे उनमें से कुछ अणुओं को तोड़ करके और परमाणु बनाते हैं, और परमाणु जाकर के वहां जुड़ करके ओजोन बना देते हैं। अब हमें पता है कि इसके बंध जो ऑक्सीजन थे उसके बंध को तोड़कर परमाणु बनाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन से जब ओजोन बनता है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन से जब ओजोन बनता है तो उसके लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ये एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है, ये एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। और ऊष्माशोषी प्रक्रम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। गर्म करोगे तो ही ये टूटेगा और टूटकर ओजोन बनाएगा। लेकिन मैं आपको और बता दूं, अगर आपने गर्म कर दिया तो इससे ओजोन तो बन जाएगी, लेकिन जब गर्म करोगे उस पात्र को तो वहां ताप ज्यादा रहेगा। तो ताप बढ़ाने से ऑक्सीजन ओजोन तो बन जाएगी, लेकिन वो ओजोन उस ताप पर स्थायी भी नहीं है। तो ये ओजोन क्या होती है, वापस से टूट करके ऑक्सीजन बना देती है।
समझ में आ गई कहानी? तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बड़ी समस्या हमारे पास आ गई। अगर आपको ओजोन को स्थायी रखना है तो ताप कम रखो, लेकिन ताप कम करते हैं तो ये इसमें बदलती ही नहीं है। तो एक बड़ी विकट समस्या आ जाती है कि गर्म करे बिना ओजोन बढ़ती नहीं है, और गर्म कर देंगे तो जो बनी है वो वापस टूट जाती है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें शांत विद्युत विसर्जन, शांत या नीरव विद्युत विसर्जन करवाते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाते हैं। शांत विद्युत विसर्जन से इतनी ज्यादा ऊर्जा नहीं आ पाती कि वो ओजोन वापस टूटे, कम टूट पाती है और ऑक्सीजन ओजोन में बदलती रहती है, लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम हमेशा रहता है, ध्यान रखिए। तो ऑक्सीजन को ओजोन बनाने के लिए सीधे गर्म नहीं करना है ऑक्सीजन को भर के, उसमें शांत या नीरव या निशब्द साइलेंट जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाना पड़ता है। इस तरीके से ओजोन बनती है। और बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फिर भी ये बनी हुई वापस टूट जाएगी क्योंकि ओजोन अस्थायी होती है। आगे और डिटेल से बताऊंगा मैं इसको थर्मोडायनेमिक्स से। अब ये जो ओजोन होती है, ये ओजोन केवल 10% ही, ऑक्सीजन का 10% ही इसमें कन्वर्ट हो पाता है। इसका मतलब हमारे पास इस बॉक्स में क्या क्या रहेगा, इस बॉक्स में ऑक्सीजन का केवल 10% ही कन्वर्ट होगा, बाकी 90% तो ऑक्सीजन ही रहेगी। इसलिए इसमें ऑक्सीजन और ओजोन दोनों हैं, इसलिए इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इस मिक्सचर को हम ओजोनीकृत वायु बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसको हम ओजोनीकृत वायु बोल देते हैं। जिसमें ओजोन और ऑक्सीजन दोनों का क्या रहता है, मिक्सचर रहता है। इसमें 10% ऑक्सीजन ही रह पाती है। अगर आप चाहते हो कि 10% से ज्यादा ओजोन मिले हमें, तो इसके लिए कुछ ओजोनाइजर हमें काम में लेने होते हैं, ओजोनित्र हमें काम में लेने होते हैं, जिन्हें बैटरी ऑफ ओजोनाइजर की बैटरी बोला जाता है। तो 10% से ज्यादा के लिए कुछ स्पेशल टाइप के उपकरण होते हैं जो हम काम में लेते हैं, जिन्हें बैटरी ऑफ ओजोनाइजर कहते हैं। उससे फिर आप शुद्ध ओजोन भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये सारा ओजोन को बनाने का तरीका। ध्यान रखिए, ऑक्सीजन से ओजोन बनता है तो उसमें सोचिए, ओजोन से वापस ऑक्सीजन बनती है तो उसमें सेपिए। ओजोन जब वापस ऑक्सीजन बनाती है तो उसमें वापस उत्पन्न करती है। तो इससे जब बनेगा तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत हीट देनी पड़ेगी, और हीट देंगे हम शांत विद्युत विसर्जन के माध्यम से। यही इसमें इंपॉर्टेंट कहानी है। तो ये तो हो गया ओजोन को बनाने की बातें। एक ही तरीका है, बड़ा आसान तरीका है। और भी बहुत से तरीके, लेकिन एनसीईआरटी हमारे पास यही है, तो हम उससे बाहर नहीं जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वो नहीं आते, वरना ब्रोडी के ओजोनाइजर, सीमेन के ओजोनाइजर और भी होते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा। और एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा हमें ब्लॉक केमिस्ट्री में तो कम से कम कभी आवश्यक नहीं है, यहीं से क्वेश्चन आना होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम ओजोन के गुणों, यहां से सीधा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन के गुणधर्म सबसे पहले देखिए, ओजोन का रंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ओजोन का। कलरफुल गैस है ओजोन, और रंग में भी जब ये गैस होती है तो अलग इसका कलर होता है, जब ये लिक्विड होती है तो इसका अलग कलर होता है, और जब ये सॉलिड होती है तो फिर इसका अलग ही कलर आ जाता है। कैसे? अगर ये गैस होती है तो गैस है तो ये पेल येलो कलर की है, पेल ब्लू कलर। कैसा कलर है इसका? पेल ब्लू कलर, पीत नीला रंग। ओके, यानी हल्का नीला रंग हो गया, ये पेल ब्लू कलर होता है। अगर ये लिक्विड होती है तो ये डार्क ब्लू होती है, गहरे नीले कलर की होती है। डिफरेंट कलर है। जैसे जैसे ये लिक्विड गैस सॉलिड कंडेंस होती जाती है, कलर की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती जाती है, कलर और ज्यादा गहन हो जाता है। और जब ये होता है तो वॉयलेट ब्लैक कलर का सॉलिड है ओजोन। तो ओजोन वॉयलेट ब्लैक कलर का सॉलिड है, डार्क ब्लू कलर का लिक्विड है, और पेल ब्लू कलर की क्या है, ये गैस है। तो अगर कलर का क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। डिफरेंट कलर की ये गैस होती है। दूसरा, जब आप इसकी स्मेल की बात करोगे तो ओजोन ऑर्डरलेस गैस नहीं है, इसकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है जो ओजोन में ही आती है, वैसी स्मेल। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, एक चारित्रिक उसकी गंध होती है। और अगर ये वातावरण में उपस्थित होती है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये वातावरण में उपस्थित है तो इसकी कम सांद्रता है तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर इसकी सांद्रता वातावरण में 100 ppm, 100 पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में 100वां हिस्सा, 10 लाख में से अगर 100वां हिस्सा ओजोन का हो जाता है, ppm का मतलब होता है 10 लाख में से उसका हिस्सा, तो 10 लाख गैसीय अणुओं में से, वायु के अणुओं में से अगर 100 से ज्यादा ओजोन के हो जाते हैं तो फिर वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है।
और उससे हमारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, श्वसन संबंधी कठिनाइयां वहां आना चालू हो जाएगी। और इससे क्या होगा, इससे हेडेक, सिर में दर्द चालू हो जाएगा और मिताली आना चालू हो जाएगी, यानी प्रॉब्लम्स हमारी होने वाली है ब्रीथिंग से रिलेटेड। ओके, तो ओजोन की हाई कंसंट्रेशन हमारे लिए क्या हो रही है, हार्मफुल भी हो रही है। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। ओजोन जो हमने पहले ही देख लिया एक अस्थायी गैस है। क्यों अस्थायी गैस है, समझिए कहानी को। ओजोन को अगर आपने रख दिया तो ये ओजोन क्या होगी, टूट करके ऑक्सीजन बनाएगी, और टूट करके जब ऑक्सीजन बनाएगी तो ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा और इसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा, जो आपने पहले ही देख लिया है। ओजोन ऑक्सीजन में परिवर्तित होती है। ओजोन का विघटन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। सामान्यतः किसी भी चीज का टूटना शोषी होता है, लेकिन ओजोन एक ऐसी गैस आ रही है जिसका टूटना भी क्षेपीय, टूट भी रही है, उष्मा भी निकल रही है। वैसे टूटती है तो उष्मा की जरूरत पड़ती है, तोड़ने में उष्मा चाहिए, टूटना उष्मा शोषी प्रक्रम है, लेकिन ओजोन का टूटना क्षेपीय है। ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। तो इसके टूटने के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है। अगर पूछे तो आप बता सकते हैं। साथ में इसके टूटने वाली अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच यानी एंट्रोपी में बदलाव। एंट्रोपी का मतलब अव्यवस्था। देखिए अव्यवस्था घट रही है, बढ़ रही है। पहले 2 अणु थे गैस के, 2 अणु नष्ट हुए, उनकी जगह 3 गैस के पैदा हो गए। यानी जितने पहले थे गैस के उससे ज्यादा बढ़ते हैं टूटने से। और अणुओं की संख्या बढ़ती है, गैसीय अणुओं की संख्या बढ़ती है तो अव्यवस्था बढ़ जाती है, और अव्यवस्था बढ़ जाती है तो डेल्टा एच क्या आता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो ओजोन के विघटन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा एच के चिन्ह आपसे पूछे तो आप बड़ी आसानी से उनके आंसर दे सकते हैं। और अगर इन दोनों के चिन्ह आपको पता है तो उष्मागतिकी के हिसाब से डेल्टा जी के लिए क्या चिन्ह आने वाला है उसको आप यहां से चेक कर सकते हैं। हमें पता है डेल्टा एच यहां नेगेटिव आने वाला है और डेल्टा एच यहां पर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। क्या ये संशोधित होकर के ये बन जाएगी क्या? इसकी जगह हम नेगेटिव लिख देंगे और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। अब एक माइनस वाली राशि में एक माइनस वाली राशि को जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस। तो डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। ओजोन के टूटने के लिए डेल्टा जी हमेशा ऋणात्मक होता है, और हमेशा ऋणात्मक होता है तो यह प्रक्रम कैसा होता है, स्वतः। तो ओजोन का विघटन, ओजोन का ऑक्सीजन में विघटन एक स्वतः प्रक्रम है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो आप यहां अच्छे से देख पा रहे हैं। ओजोन का टूटना कैसा प्रक्रम है, ओजोन का टूटना एक स्वतः प्रक्रम है। और जब ये ओजोन को आपने किसी बॉक्स में रखा तो ये खुद ही टूट जाएगी, और टूटेगी तो उष्मा निकलेगी, और ये इतनी तेजी से टूटेगी कि बहुत सारी उष्मा एक साथ टूटेगी, उष्मा निकलेगी, और बहुत सारी उष्मा निकलेगी तो विस्फोट हो सकता है। इसलिए ओजोन की उच्च सांद्रता विस्फोटक है, याद रखिएगा इस बात को। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन मे बी रीजन ऑफ एन एक्सप्लोशन। एक विस्फोट का कारण हो सकता है ओजोन की ज्यादा सांद्रता, याद रखना इस चीज को आप, ठीक है। और ये सब पूरा खेल मैंने यहां समझा दिया। इसका मतलब आपको यहां अच्छे से क्लियर हो गया कि ओजोन एक स्थायी गैस नहीं है, ये अस्थायी गैस है और टूट करके नवजात ऑक्सीजन फ्री करती है। फिर दूसरी ओजोन टूटकर दूसरी ऑक्सीजन फ्री करती है, दोनों ऑक्सीजन मिलकर O2 बना लेती है। तो इसके टूटने से ऑक्सीजन मुक्त होती है, और किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। तो ओजोन का खुद का क्या होता है, अपचयन, और जिनका अपचयन होता है उन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। तो ओजोन क्या है, ओजोन ऑक्सीकारक है। कैसा ऑक्सीकारक है, बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है। तो ओजोन एक बहुत अच्छा क्या है, ओजोन एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है। यहां से ये बात आपने समझ ली होगी, क्योंकि ओजोन के टूटने से नवजात ऑक्सीजन मुक्त हुआ करती है, इसलिए ओजोन क्या है, ओजोन एक अच्छा ऑक्सीकारक है। अब आगे देखिए, ये जो ऑक्सीजन निकल रही है इसको आप कहां कहां काम में ले सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है पीबीएस में, इसे काम में ले सकते हो। पीबीएस कहां से आया, समझिए इस कहानी को। हमारे पास कोई पुराना पड़ा हुआ तेल चित्र है, क्या है, तेल चित्र, ऑयल पेंटिंग है कोई। इस ऑयल पेंटिंग की सतह पर जब नया नया लेकर के आते हो तो PbSO4 की परत होती है, और इस पुराने पड़े हुए तेल चित्र में जब PbSO4 की परत होती है तो ये सफेद चमकीला होता है। नया नया लेकर के आते हो, नई पेंटिंग चमकदार, ऐसे बड़ी मस्त लगती है, अच्छी लगती है, आकर्षक लगती है। तो हम क्या करते हैं, उसको ला करके हमारी वॉल के ऊपर टांग लेते हैं, लटका दिया उसको, और कोई भी मेहमान आता है उसको देखता है, बड़ा इंप्रेस होता है। तो हमारी जो इमेज है वो इमेज थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है उनके नजरों में।
क्योंकि बड़ा इंप्रेसिव सामने वहां पर एक पेंटिंग लगा रखी है। अब धीरे धीरे क्या होता है, वायुमंडल में एक गैस होती है, उसका नाम है H2S। क्या नाम है उसका? H2S। वो H2S घूमती हुई इधर आती है और इधर आकर के इसके ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाती है। PbS के ऑक्सीजन को H2S ले जाती है। तो जैसे ही PbSO4 की ऑक्सीजन हटेगी, ये क्या बन जाएगा? PbS। तो आपकी पेंटिंग के ऊपर अब PbSO4 नहीं रहेगा, आपकी पेंटिंग के ऊपर PbS आ जाएगा। और ये जो PbS होता है, ये PbS काले रंग का है। लेड सल्फाइड, सल्फाइड ज्यादातर ब्लैक कलर के होते हैं, तो PbS किस रंग का हो गया? काले रंग का हो गया। तो आपकी पेंटिंग कैसे होगी? धीरे धीरे धुंधली होना चालू हो जाएगी। और वही मेहमान अगर 1 साल 2 साल बाद में आता है और उसी पेंटिंग को देखता है, तो हमारी इमेज, उसकी हमारी जो इमेज है वो वापस से खराब हो जाएगी। उसको लगेगा कि हमारी जो पेंटिंग है उसकी सफाई नहीं करते, जबकि एक्चुअल में वो जो धुंधलापन है वो वहां पर कोई डस्ट लगने से, धूल लगने से नहीं है। आप कितना ही साफ कर लो वो धुंधला ही रहेगा, क्योंकि वहां जो धुंधलापन आया है वो धुंधलापन PbS बनने के कारण आया है। तो हमारी इमेज उनके सामने खराब हो सकती है। तो हमें क्या करना है, अगर आपको वापस से चमकीला करना है तो इस PbS को किसी बदलना है? PbSO4 में बदलना है। तो PbS के क्या लगाने पड़ेंगे? ऑक्सीजन। तो काला PbS सफेद PbSO4 में कैसे बदलेगा? वो बदलेगा, हम PbS के पास ओजोन को लेकर के जाएंगे, उस पेंटिंग के ऊपर ओजोन डालेंगे, ओजोन टूटकर ऑक्सीजन देगी, और ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगी। यानी हम ओजोन को भेज रहे हैं, ओजोन अपनी ऑक्सीजन इसको दे देगी और इसको दे देगी, तो ये क्या बन जाएगा? PbSO4। क्या बन जाएगा? PbSO4। तो ओजोन PbS को PbSO4 में ऑक्सीजन कर देती है और खुद ऑक्सीजन O2 में बन जाती है। अब इसके लिए 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो 4 ओजोन लीजिए, एक ओजोन एक ऑक्सीजन देगी, 4 ओजोन 4 नवजात ऑक्सीजन दे देगी। और PbS जो कि ब्लैक कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का PbS ब्राइट व्हाइट कलर के PbSO4 में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। आगे की कहानी समझिए, बड़ा आसान, बड़ा मस्त सा ही काम है। आगे देखिए, इसके लिए सेकेंड हम और क्या कर सकते हैं? सेकेंड हम क्या कर सकते हैं? हम आयोडाइड साल्ट ले सकते हैं। कौन से साल्ट ले सकते हैं? आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड ले लीजिए आप। हम क्या कर सकते हैं? पोटेशियम आयोडाइड ले सकते हैं। और आयोडाइड का ऑक्सीकरण करने के लिए किसको बुला सकते हैं? ओजोन को, एक्वस सॉल्यूशन में। यहां क्या होगा? यहां आयोडाइड की इलेक्ट्रॉन निकल करके ओजोन में चले जाएंगे। तो I- जो था, ये I- किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस I- विल कन्वर्ट इनटू द I2। I- किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन किस में? ओजोन में एंटर कर जाएंगे। ओजोन में एंटर कर जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ओजोन विल कन्वर्ट इनटू द O2 प्लस साथ में क्या होगा? ये पोटेशियम OH के साथ मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, तो 2 हमारे पास क्या बन जाएंगे? KOH। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन आपके पास आ गई। जब हम पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन को, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें ओजोन प्रवाहित करते हैं तो आयोडीन बन जाती है। आयोडीन के साथ ऑक्सीजन मिलती है और क्षार भी मिलता है। अब दिक्कत क्या है? हमारे पास वायु में कितनी ओजोन है? आपके पास एक सैंपल दे दिया और ये पूछा इसमें कितने % ओजोन है, तो ओजोन की मात्रा का पता लगाना है। तो हम क्या करते हैं, उसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से करवाते हैं। हमें नहीं पता ओजोन कितनी है, तो हम क्या करते हैं, उसकी KI क्रिया करवा लेते हैं। और KI क्रिया करवा करके जो आयोडीन बनती है, इन आयोडीन को गिन लेते हैं। अगर आयोडीन के 100 अणु है तो इसका मतलब उसमें ओजोन के भी 100 ही थे। 3 मोल आयोडीन है, इसका मतलब उस वायु में 3 मोल ओजोन थी। तो ओजोन कितनी है, इसकी मात्रा का पता लगाना हो, क्या करना हो? ओजोन का मात्रात्मक आकलन अच्छे से याद कर लेना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर ओजोन की मात्रा का पता लगाना हो, ओजोन का मात्रात्मक आकलन करना हो, तो क्या करेंगे हम? ओजोन जिसकी मात्रा पता नहीं है, उस ओजोन को KI के जलीय विलयन में डाल देंगे और फिर इससे ये जो आयोडीन निकलेगी, इस आयोडीन के अणुओं को क्या कर लेंगे? आयोडीन के अणुओं को गिन लेंगे। कैसे गिनेंगे आयोडीन के अणुओं को? तो इसके लिए आयोडीन का अनुमापन करवाना पड़ेगा। किसके सापेक्ष? हाइपोविलियन, जिसका फॉर्मूला Na2H2O3 है। इसको हाइपो बोला जाता है, सोडियम थायोसल्फेट। हाइपोविलियन के साथ इसका अनुमापन किया जाता है। इस अनुमापन से आयोडीन के कितने हैं, क्योंकि आयोडीन के अणु दिखते थोड़ी है जिनको गिन लेंगे, तो हम आयोडीन का अनुमापन करेंगे हाइपो के साथ, और अनुमापन करके आयोडीन की सांद्रता का पता लगा लेंगे, आयोडीन के मोलों का पता लगा लेंगे, और आयोडीन के मोल से ओजोन के मोलों का पता लग जाएगा।
तो जब ओजोन के उस मिश्रण का जिसमें ओजोन की सांद्रता पता नहीं है उसको किसमें के के एक्वा सॉल्यूशन में पास करते हैं तो मुक्त होती है आयोडीन, जिसे हाइपोविलियन के साथ अनुमापित करते हैं तो हमें आयोडीन के मोल पता चल जाते हैं और आयोडीन के मोल से ओजोन के मोल पता चल जाएंगे। इनके बीच होने वाले रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सीधा क्वेश्चन आता है, मैं यहां लिख देता हूं। जब हाइपो सॉल्यूशन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से इस चीज को देख लीजिएगा, आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहां पर जो सल्फर है ये सल्फर प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये आप एनसीईआरटी में कहीं साइड में जहां ओजोन है वहां साइड में एक पेज में लिख करके और उसको वहां अटैच कीजिएगा, ठीक है। ये +2 में है और आयोडीन 0 में है, तो ये आयोडीन ऑक्सीकारक है, इसके इलेक्ट्रॉनों को खुद निकालेगा और इस पर नेगेटिव आएगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा। लेकिन आयोडीन इतना तगड़ा नहीं है तो सल्फर के ऊपर ज्यादा प्लस नहीं आ पाता और ये केवल और केवल सोडियम टेट्राथायोनेट में बदल पाता है। किसमें बदल पाता है? सोडियम टेट्राथायोनेट, साथ में सोडियम आयोडाइड बन जाता है। तो यहां आयोडीन तो -1 में, 0 से किसमें आ जाती है? -1 में इलेक्ट्रॉन आने से, और इसका प्लस बढ़ करके +2.5 हो जाता है। तो क्या होता है जब थायोसल्फेट की क्रिया आयोडीन से करवाते हैं? ये बड़ा मस्त क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। थायोसल्फेट या हाइपोविलियन आयोडीन से क्रिया करके सोडियम टेट्राथायोनेट, व्हाट इज दिस? दिस इज सोडियम टेट्राथायोनेट, ये बनाता है, जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन हो जाता है और आयोडीन का क्या हो जाता है? रिडक्शन। लेकिन अगर इसी हाइपो सॉल्यूशन की रिएक्शन, ध्यान से देखते जाइए, इसी हाइपो सॉल्यूशन की रिएक्शन मैं क्लोरीन से करवा दूं या ब्रोमीन से करवा दूं, इनसे करवा दूं, तो ये तगड़े ऑक्सीकारक है। ये तगड़े ऑक्सीकारक है तो ये क्या करेंगे? इसके सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे और सल्फर को +6 में बदल देंगे, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट। और खुद क्या बना लेंगे? या तो NaCl या फिर NaBr। Cl2 है तो Cl और Br2 है तो Br। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से एक सेपरेशन है तो यहां से एक क्वेश्चन निकल करके आता है। वापस ऊपर आते हम, आयोडीन का अनुमापन किसके साथ करवाओगे? आयोडीन का अनुमापन हाइपोविलिन के साथ करवाएंगे। पहले के के सॉल्यूशन की ओजोन से क्रिया करवाएंगे, उससे आयोडीन बनेगी। आयोडीन कितनी बनी है इसका पता लगाना है तो इसको हाइपो के साथ रिएक्शन करवा लेंगे। अब एक बहुत ही अच्छी बात यहां से समझिए, एक तगड़ा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा वैसे तो, या और बता देता हूं। जो अधातु होती है वहां पर अगर क्षार पड़ा हो, क्योंकि जिस सॉल्यूशन में आयोडीन बनेगी वहां क्षार भी बनेगा, तो इस क्षार की उपस्थिति में ये अधातु असमानुपातित हो जाती है। तो हम हाइपोविलियन लेकर के जाएंगे अनुमापन करने के लिए, उससे पहले तो आयोडीन का इलाज हो जाएगा। और आयोडीन असमानुपातित होकर के अगर आपने यहां पर इस क्षार को पड़े रहने दिया तो आयोडीन असमानुपातित होकर के क्या बना लेगी? आयोडाइड और आयोडेट, या अगर डाइल्यूट है तो हाइपो आयोडेट। तो आयोडाइड में और आयोडेट में बदल जाती है अगर ये डाइल्यूट होता है तो, डाइल्यूट बेस होता है तो। और अगर कंसंट्रेट होता तो, अगर कंसंट्रेट बेस होता तो कंसंट्रेट में क्या करता है? आयोडाइड में और आयोडेट में बदल जाता है। तो ये फर्क है जिसे हम क्लोरीन में और अच्छे से समझेंगे। तो यहां ये एक बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई कि जो आयोडीन बनी है वह क्षार और बना, और क्षार बना तो गड़बड़ करेगा, मीडियम को बेसिक कर देगा, और बेसिक कर देगा तो आपकी आयोडीन आयोडीन नहीं रह पाएगी, ये आयोडीन तो किसी और में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? इस क्षार को बनते ही क्षार के प्रभाव को निरस्त कर दे, ऐसा कोई उपाय करना है। ये इसको डिस्टर्ब नहीं करिए, इसका मतलब उस विलियन में क्षार बने लेकिन क्षार का प्रभाव निरस्त हो जाए। तो इसके लिए हमें विलियन को बफर रखना है, क्योंकि बफर विलियन वो होते हैं जिनमें पीएच चेंज नहीं होती। तो हमें इस सॉल्यूशन को बफर युक्त करना है, तो इसमें हम थोड़ा सा बोरेट बफर डाल देते हैं। कौन सा बफर डाल देते हैं? बोरेट बफर। बोरेट बफर से उभय प्रतिरोधित ये विलियन होता है जो इसकी पीएच को मेंटेन करता है लगभग 9.24 के आसपास, ठीक है। तो बोरेट बफर क्यों डाला हमने? बोरेट बफर इसलिए डाला ताकि पीएच नहीं बदले, क्योंकि अगर पीएच बदलेगी तो ये क्षार इस आयोडीन को खराब कर देगा और हम अनुमापन नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने ओजोन की मात्रा का पता लगाने के लिए ओजोन के मात्रात्मक आकलन की विधि से रिलेटेड मेन बातें बता दी। अच्छा, हमें यह पता करना हो तो कि हमारे पास जो वायु उसमें ओजोन है या नहीं है, ओजोन की उपस्थिति का पता लगाना हो तो उसके लिए भी हमारे पास टेस्ट है। ओजोन की मात्रात्मक नहीं, उसका गुणात्मक है। गुणात्मक का मतलब
गुणात्मक का मतलब होता है कि वो क्वालिटी की टेस्ट हो रही है कि वहां ओजोन है भी या नहीं है, उसका टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, मरकरी, आपको पता है मरकरी जो होती है, ये मरकरी किसी भी पात्र की दीवार से नहीं चिपकती, ठीक है। लेकिन अगर वहां ओजोन है तो ओजोन की उपस्थिति में ये मरकरी को ऑक्सीकृत कर देगा और HgO+O2 बना देगा, अपनी O इसको दे देगा, और ये जो है ये चिपकना चालू कर देगा उससे, पात्र से। तो अगर किसी पात्र में आपने मरकरी को भर लिया और मरकरी दीवारों से चिपक रही है तो समझ जाना वहां ओजोन है। इस क्रिया को कहा जाता है टेलिंग ऑफ मरकरी। क्या बोलते हैं इसको, टेलिंग ऑफ मरकरी। मरकरी का या पारे का पुच्छन, पीछे वो टेल छोड़ जाता है, पुच्छन का मतलब पीछे कुछ निशान छोड़ करके जा रहा है। तो टेलिंग ऑफ मरकरी क्या होती है, पारे का किसी सतह से, दीवारों से, किसी पात्र की दीवारों से चिपक जाना, और ये तब होता है जब वहां कौन उपस्थित हो, ओजोन। तो ओजोन है या नहीं उसका पता लगाने का ये तरीका है। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, फिर इसको लिख लें क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है और इंटरेस्टिंग भी है, तो ये हम करेंगे। अब ये जो ओजोन है ये कहां है, ये 20 किलोमीटर ऊपर ओजोन परत में। लेकिन हमें पता है कि वो ओजोन परत है उसमें धीरे धीरे क्षय हो रहा है, वो क्षति हो रही है। वो क्षति क्यों हो रही है, उसका बड़ा रीजन जो अब पता चला है वो ये है कि वायुमंडल में जो ओजोन है उसको नष्ट करने के लिए सुपरसोनिक जेट विमान ये जिम्मेदार है। इन सुपरसोनिक जेट विमान में क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और स्पेशली नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन परत में जाती है, विमान की धुआं में से निकलती है और ओजोन परत में चली जाती है। विमान ऊपर उड़ते हैं, ओजोन परत के नीचे चलते रहते हैं माओ, ठीक है विमान। अब वहां से विमानों में से ये NO निकलेगा, वो ऊपर जाएगा ओजोन के पास, और ओजोन के पास जाकर उसके ऑक्सीजन को तो खुद ले लेगा और उसको किसी में बदल देगा O2 में। तो ये अभिक्रिया मेनली जिम्मेदार है, किसके लिए जिम्मेदार है, ओजोन को तोड़ने में, यानी ओजोन परत का क्षय करने में। इसके अलावा और कौन जिम्मेदार है, ओजोन परत में अगर कोई मुक्त मूलक उत्पन्न करने वाले हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होता है, ये अगर आपने डाल दिया तो ये भी ओजोन को किसी में बदल देगा O2 में, क्योंकि ये मुक्त मूलक अभिक्रियाएं करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीओन जिनको बोलते हैं, तो फ्रीओन की उपस्थिति में भी ओजोन का क्या हो रहा है, विघटन। तो ये विघटन के लिए दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। अब मैं बात करता हूं ओजोन की संरचना। ओजोन की संरचना आप देखेंगे तो ओजोन में एक ऑक्सीजन से दूसरी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाती है, डबल बॉन्ड से जुड़ जाती है तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसके भी क्या हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। लेकिन ये क्या करती है, एक दूसरी ऑक्सीजन आती है, उस ऑक्सीजन को अपना ये लोन पेयर दे देती है, अपना लोन पेयर दे देती है, तो इसके पास एक ही लोन पेयर बचता है और इसके पास 3 रह जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं करता, दोनों इलेक्ट्रॉन यही ऑक्सीजन इसको देती है। तो एक तरफ डबल बॉन्ड हो गया, एक तरफ क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। इस ऑक्सीजन पर +1 फॉर्मल चार्ज आता है, इस पर -1 और इसके ऊपर 0, तो ये इसके क्या हो गए, औपचारिक आवेश। इस ऑक्सीजन पर आप संकरण देखोगे तो sp2 संकरण है, sp2 है तो 120 डिग्री का कोण होना चाहिए, लेकिन ये लोन पेयर आ गया तो ये जो कोण है ये कोण 120 का नहीं, थोड़ा कम होकर 117 डिग्री का हो जाता है। तो ओजोन में बंद कोण कितना है, 117 डिग्री का है। आकृति कैसी आ रही है, वी आकार। कैसी आ रही है, वी आकार, क्योंकि एक लोन पेयर आ रहा है। समझ में, कोणीय आकृति, वी आकार या एंगुलर, कोणीय भी इसको बोलते हैं। ओके, अब इसके दोनों बंद एक जैसी लंबाई की है या अलग अलग, तो यहां दिख रहा है डबल है, ये सिंगल है, सिंगल लंबा होता है, डबल छोटा होता है, लेकिन वास्तव में इसके दोनों बंद एक जैसे होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें अनुनाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, अनुनाद। अनुनाद का मतलब ये पाई बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता है, तो नई स्ट्रक्चर में या सिंगल रह जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। तो सिंगल रहेगा तो वहां क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी 3 लोन पेयर, डबल का मतलब 2 ही लोन पेयर। तो यहां क्या होता है, ये बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्ट हो सकते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसके जो दोनों बंद हैं, दोनों बंद एक समान बंद लंबाई के हैं, दोनों बंद लंबाई एक समान, दोनों बंद लंबाई एक समान है। और दोनों बंद लंबाई एक समान क्यों है, क्योंकि इसका रीजन आप बता सकते हो अनुनाद के कारण है। किस कारण से ये सब है, ये सब है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, ये अनुनाद के कारण होता है। तो याद रह जाएगी। तो कुल मिलाकर के इसकी स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल की डायरेक्ट वैल्यू आ सकती है, जो जो भी बातें मैंने बताई वो सारी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
इसके अलावा ओजोन ऑक्सीकारक है, तो ये जर्मिसाइड के रूप में यानी जीवाणुओं को मारने के लिए, प्रतिरोधी के रूप में, इनके रूप में डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसे क्या लेते हैं हम, इसे हम काम में लेते रहते हैं। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया किसके बारे में, हमने डिस्कशन किया है ओजोन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सल्फर के बारे में। किसके बारे में, सल्फर के बारे में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।